नरसिंह वर्मन प्रथम लिख दिया ना, टाइम लिखना है तो उसका लिख दो 630 से 668, 630 668। इसमें लिखो यह पल्लव वंश का पल्लव अलग लिखा जाता है, वंश अलग लिखा जाता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक। तुम्हारी राइटिंग ठीक है, राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस और करो, राइटिंग तुम्हारी बढ़िया है। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हाँ, अगला लिखो, इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को, इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराकर पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी पीठ पर विजय शब्द अंकित कर दिया। वो दूसरे में लिखा है तुमने। ये वही पुलकेशिन द्वितीय जिसको ये हरा रहा है, जिसने हर्षवर्धन को कभी हराया था, याद आया? नर्मदा नदी के किनारे ये पुलकेशिन जो हार रहा है हाँ, लिखवाया था मैं, पता है। अरे जब हर्षवर्धन काल में हर्षवर्धन को पढ़ी होगी तो मैंने बताया था, हर्षवर्धन को किसी ने अगर हराया तो वो था पुलकेशिन द्वितीय, और इस पुलकेशिन द्वितीय को जो व्यक्ति हरा रहा है उसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। क्लियर है? आगे लिखो, क्या लिख दिया? विजय शब्द अंकित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नरसिंह वर्मन ने वातापी की विजय के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखो, नरसिंह वर्मन के समय चीनी यात्री वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखो, नरसिंह वर्मन ने
नरसिंह वर्मन ने महामल्लपुरम, ब्रैकेट में इसको कहते हैं महाबलीपुरम, नरसिंह वर्मन ने महामल्लपुरम, ब्रैकेट में महाबलीपुरम, नगर की स्थापना की, नगर की स्थापना की। की स्थापना की, जो आगे चलकर जो आगे चलकर एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। क्या लिखा? विकसित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में एकाश्मक रथ मंदिर, का निर्माण कराया। थोड़ा सा बड़ा लिखना चालू करो, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी जगह दो, थोड़ा स्पेस रहने दो। मतलब ये जो साइज है इसका, इसको थोड़ा बड़ा करो और थोड़ा बीच में, जैसे इस दोनों के बीच में गैप दो। क्या लिखा? एकाश्मक रथ मंदिर का निर्माण कराया। क्या होते हैं एकाश्मक रथ मंदिर? एक ही तरह की चट्टानों से बने हुए हैं। हाँ, कोई एक ही चट्टान हो, है ना, बड़ी सी, उसी को तराश कर या उसको काट छाट कर मंदिर जब बनाया जाता है तो उसे एकाश्मक कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो। उसने महामल्ल की उपाधि धारण की। महामल्ल, ऐसे तुम लोगों ने कई बार सुना होगा मल्ल युद्ध। हाँ, मल्ल युद्ध सुना है तुम लोगों ने? हाँ, पहलवान कहते हैं। अच्छा पहलवान कहता था खुद को कि मैं अच्छा पहलवान हूं। उसने महामल्ल की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट देखो। नरसिंह वर्मन ने मामल्ल शैली, ऐसे मामल्ल शैली का प्रतिपादन किया या आविष्कार किया। प्रतिपादन किया या आविष्कार किया। हो गया जी? अगली हेडिंग डालो। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय
ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा में जस्ट सामने लिखना राज सिंह, इसे राज सिंह भी कहते थे। राज सिंह, जैसे नाम लिख दिया नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसी के जस्ट सामने थोड़ा सा डबल इन्वर्टेड कामा में लिखो राज सिंह, राज सिंह। ठीक है, राज सिंह। क्या हुआ है? डेट 700 से लेके 728। इसका टाइम पीरियड टेन्योर होगा 700 700 टू 728। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट लिखो। नरसिंह वर्मन ने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार एवं मठ बनवाया। जी। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। नरसिंह वर्मन ने कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कराया। शोर वाला नॉइस, शोर मंदिर का निर्माण कराया। हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नरसिंह वर्मन के दरबार में कांची के महाकवि दंडी निवास करते थे। दंडी सुना है ना? कांची के महाकवि दंडी निवास करते थे। दंडी की 3 प्रमुख रचनाएं।
दंडी की 3 प्रमुख रचनाएं यही है, लिख डालो। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बस अगला पॉइंट लिखो नोट करके। नोट करके लिखो। पल्लव काल में ही अलवार एवं नयनार भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट है पल्लव काल में कांची विश्वविद्यालय भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। तुम अभी आइए क्लास ओवर होने के बाद। ठीक है जी, क्या लिखा? कांची को वही महत्व मिला। कांची को मतलब, अरे लिखना नहीं है, सुनो तो बदला होगा। कांची को वही महत्व मिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो, जो रिस्पेक्ट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा या विक्रमशिला की थी, ठीक यही कंडीशन कांची विश्वविद्यालय के साथ में रही। समझ आ रहा है? यानी कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो तक्षशिला, ईस्टर्न साइड में देखें तो हम लोगों को दिखाई देता है नालंदा और विक्रमशिला और उदंतपुरी, और वेस्ट में इधर चले जाते हैं गुजरात में तो वल्लभी दिखाई देता हमको, और साउथ में अगर हम जाएं तो देखते हैं तो कांची विश्वविद्यालय। ये शिक्षा के सबसे प्रमुख सेंटर थे उस टाइम, यानी कि तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुरी, वल्लभी, ये प्रमुख सेंटर थे शिक्षा के। लेकिन साउथ में अभी तक कोई ऐसा सेंटर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन पल्लव काल में कांची एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में उभरा, यहां तक कि यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया। और ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि चौथी शताब्दी में दिगनांग नाम के एक बहुत बड़े संत हुए, वो कांची यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। दिगनांग नाम के हुए। न्याय भाष्य के एक बहुत बड़े लेखक हुए वात्स्यायन, वो भी कांची यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए। कदम्ब वंश, एक जैसे तुम लोग चालुक्य वंश पढ़ते हो, पल्लव वंश पढ़ते हो, वैसे ही कदम्ब वंश एक और है जिसके एक प्रसिद्ध राजा हैं जिनका नाम है मयूर शर्मन। बहुत बड़ा राजा है मयूर शर्मन, उसने बहुत बड़े अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ करवाए हैं।
मयूर शर्मन ने वहां पर शिक्षा के कई सारे सेंटर ओपन करवाए। जैसे मैंने घटिका शब्द का इस्तेमाल किया था, घटिका शिक्षा का एक केंद्र होता था। जैसे हम लोग अभी कहें कि विद्यालय या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो इस शब्द को बोलने से क्या तुम्हें पता चल रहा है कि यहां एजुकेशन से संबंधित बात होगी, शिक्षा से संबंधित बात होगी। जब भी कोई बात, जैसे आदमी कहे स्कूल जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। कॉलेज जा रहे हैं तो भी पढ़ने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो भी। ठीक इसी संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल होता है घटिका, कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं घटिका जा रहा हूं तो इसका मतलब है कोई बंदा पढ़ने जा रहा है। तो घटिका को इंपॉर्टेंस देने वाले जो शासक थे वो पल्लव शासक ही थे, है ना। और पल्लव शासकों में, इन शासकों ने मिलकर के कांची को एक बड़ा सेंटर बनाया। सेंटर ही नहीं बनाया बल्कि उसको भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बनाया। ठीक है ना। चोलों से पहले, थोड़ा चोलों के पहले भारत में नेविगेशन सिस्टम का बहुत बड़ा अभाव था। भारत में नौसेना प्रणाली बहुत कम थी, नेवी नहीं हुआ करती थी। लेकिन चोलों के बारे में कहा जाता है कि चोलों ने एक भारत की सबसे बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करने में बहुत बड़ा काम किया। ऐसा चोलों के बारे में कहा जाएगा जब हम आगे चोल पढ़ेंगे। तो एक चोल तो हम लोगों ने संगम टाइम में देखा था, लेकिन उस संगम के खत्म होने के बाद पूरा का पूरा जो चोल वंश था वो पूरे डार्क एज में चला जाता, दिखाई नहीं देता कि कहां है चोल वंश। एक लंबे समय के बाद जब हम 9वीं शताब्दी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे भी तुम लोग 700-800 पढ़ रहे हो, तो फिलहाल ये 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी का मामला चल रहा है। लेकिन जब हम फिर से चोल वंश को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 8वीं से 9वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा राजा चोलों में निकल के दिखाई देता है, जिसका नाम होता है विजयालय। तो विजयालय नाम का एक बड़ा राजा होगा जो चोल वंश में आएगा, लेकिन वो बहुत बाद में आएगा। तुम लोगों ने देखा भी संगम वंश में वो पहली दूसरी शताब्दी का मामला था, यानी कि चोल भारत की राजनीति से कम 800 साल बाहर रहे। 800 साल तक वो दिखाई नहीं देते। अंततः अचानक से लोग 9वीं शताब्दी में फिर प्रकट हो जाते हैं। तो फिर से एक बार चोल वंश को पढ़ना पड़ता है, जिनमें हमको विजयालय को पढ़ना होता है, परांतक को पढ़ना होता है, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, ऐसे बहुत सारे राजाओं को पढ़ना होता है जो बहुत वीआईपी राजा हुए, लेकिन अचानक से 800 साल बाद आए। यानी कि पहली शताब्दी से लेकर के संगम में जब खत्म हो रहा तो वहां चोल वंश दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच के पूरे टाइम में चोल वंश नहीं है। चोल वंश फिर आ जाता है बीच में 8वीं 9वीं शताब्दी में। उस चोल वंश ने दो चीजों को बहुत शानदार तरीके से डेवलप किया। एक, लोकल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने वाले चोल पहले व्यक्ति हैं। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, जैसे हमारे यहाँ नगर पंचायत होती है, पंचायतें नहीं होती हैं, प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, इस तरह का सिस्टम पहली बार अप्लाई करने वाले भारत में जो लोग थे वो चोल लोग थे। चोलों ने पहली बार लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करना स्टार्ट किया। चोलों ने भारत में सबसे बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम को करना स्टार्ट किया। नौसेना को डेवलप करना बहुत बड़ी बात थी। उतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, थी नहीं थी, तो नेविगेशन के मामले में बहुत पिछड़े हुए लोग थे। तो चोल को पढ़ते हैं तो वहां हमको नेविगेशन सिस्टम दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं तो वो भी बहुत बड़ा सिस्टम अप्लाई करते हैं नेविगेशन के मामले में। और फिर एक बहुत बड़ा राजा हुआ मुसलमानों में जिसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने भी नेविगेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। ठीक उसी तरह से पल्लव काल में नागपट्टनम एंड महाबलीपुरम, ये दो ऐसे सेंटर थे जो नौसेना के सेंटर थे, यानी कि ये डॉकयार्ड बना दिए गए थे। तुमने सुना, मैंने बताया था कि नागपट्टनम जो महाबलीपुरम और नागपट्टनम जो आगे जाकर के बंदरगाह के रूप में डेवलप हुए। तो बंदरगाह का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आपने नेविगेशन सिस्टम को बहुत शानदार तरीके से सुधारा हो, और इसी से शिक्षा ग्रहण करते हुए चोलों ने इसको अपने शिखर पर पहुंचा दिया, यानी कि एकदम सबसे विकसित रूप में पहुंचाया। किसने? चोल राजा। ठीक है ना। और मंदिरों की जो शैलियां हैं उसको तुम लोग देख ही रहे हो कि मंदिरों की अलग अलग शैली दिखाई दे रही है हम लोगों को। ठीक है जी। हाँ